नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब सेशन में। आज हम लोग इस द हिंदू के विश्लेषण में देखेंगे कि 7 सितंबर के कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली न्यूज प्रश्न संख्या 6 पे आपको मिलेगी, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र से है, जहां पर हम लोग पर्यावरण के बारे में देखते हैं। अब देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है ना, इस आर्टिकल के थ्रू आपकी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो विंझिनजाम पोर्ट है ये कहां पर स्थित है, या ऐसे एक तरफ यूपीएससी पोर्ट दे देगा और इस तरफ लोकेशन दे देगा, तो आपको उसको मैच कराना होगा। तो दोनों तरीकों से यहां पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जिस तरीके से श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह था वो चर्चा में आया, क्योंकि वहां पर चाइना की एक जासूसी शिप आई हुई थी। तो जो बंदरगाह होते हैं वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो विंझिनजाम बंदरगाह है इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये कहां पर आपको पड़ेगा, ये केरल के त्रिवेंद्रम में, जो त्रिवेंद्रपुरम जगह है, तो वहां पर उसके पास आपको मिलेगा। मैं इसको एक बार मैप में आपको दिखाता हूं। देखिए, ये केरला का मैप है, तो यहां पर आपको ये विंझिनजाम जो बंदरगाह है वो देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो ये लोकेशन है यहां पर, ठीक है। अब इस लोकेशन से देखिए, दो रास्ते हमारे पास खुल जाते हैं, एक तो पूरब का और एक पश्चिम का। इस मार्ग से व्यापार कर सकते हैं और इस मार्ग से मलक्का जलसंधि से होते हुए जा सकते हैं। अब चूंकि ये मुंबई पोर्ट की बात करें, कांडला पोर्ट की बात करें, तो यहां से एक रास्ता हमारे पास ये भी खुल जाएगा। कब? जब उत्तर दक्षिण जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो ओपन हो जाएगा, अन्यथा हमारे पास ये रास्ता तो है ही। तो ये लोकेशन देखने के बाद अब आते हैं अपने आर्टिकल में। तो आर्टिकल में यहां पर राइटर ये बता रहे हैं कि जो ये बंदरगाह बनाया जा रहा है ना, तो इस बंदरगाह को बनाने में वहां के मछुआरों द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब प्रोटेस्ट किस चीज का लेके हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, तट का कटाव हो रहा है। तट के कटाव से क्या होता है, बहुत सारी गतिविधियां जो होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, जो आजीविका के साधन होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। कैसे? देखिए, अभी हालांकि ये बंदरगाह जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, परंतु ये बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा, इस बंदरगाह से बनने के बाद हमारे पास राजस्व के बहुत ज्यादा साधन उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि 70 से 80% का जो व्यापार होगा, ये इतना बड़ा बंदरगाह बन रहा है, इतना डीप वाटर बंदरगाह बनाया जा रहा है कि यहाँ पे 70 से 80% का जो व्यापार होगा वो इसी बंदरगाह के रास्ते से होगा। इस वजह से राजस्व के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पर। परंतु अब एक यहाँ पर पर्यावरण का जो एंगल आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि जो तट का कटाव है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो हो रहा है। अब देखिए क्या होता है ना, समुद्र की जो लहरें होती हैं, ठीक है, तो तट के कटाव की जब बात करते हैं तो समुद्र की लहरों से क्या होता है, समुद्र की लहरें जब बड़ी बड़ी लहरें तट से टकराती हैं तो इसकी कुछ मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसको अपने साथ सागर में ले जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि प्राकृतिक रूप से कटाव होता है, ठीक है। दूसरा तट कटाव कैसे होता है कि मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, इसको मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि मान लीजिए ये समुद्र है, तो इस समुद्र में अगर कोई भी चीज बनाई जाती है, यहां पर कोई भी इंडस्ट्री बनाई जाएगी, कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी, तो हमें क्या होगा कि इस तट को यहां पर कुछ निर्माण कार्य करते हो, तो हम लोग निर्माण कार्यों की बात कर लें, या फिर यहां पर जब वाहनों का आवागमन होगा तो उससे प्रदूषण की बात कर लें, तो दोनों और भी प्रदूषण कई तरीके के यहां पर हो सकते हैं। तो इसके कारण भी तट का कटाव होता है। परंतु भूगोल में यह माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से जो तट का कटाव होता है ना, वो ज्यादा नुकसानदायक होता है, और इससे जो तट का कटाव होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब देखिए, यहां पर मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई बंदरगाह बनाना है, तो उससे जब तट में कुछ निर्माण कार्य करा जाएगा तो उसकी रेत को समुद्र में नहीं फेंका जाता है, ठीक है, उसकी रेत को अलग यूज करा जाता है, उसको कहीं पर और भी यूज कर सकते हैं। परंतु जब कोई बड़ी सी यहां पर समुद्र की धारा आती है, महासागरी बड़ी बड़ी धाराएं आती हैं, तो वो जब तट का कटाव करती हैं तो इसकी जो रेत होती है, मिट्टी होती है, इसको बहा के समुद्र के धरातल तक वापस ले जाती हैं। अब वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि कोई जल से भरा बर्तन ले लीजिए, इसमें अगर आप कोई बाहर से चीज डालेंगे तो जो जल का स्तर है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो जब जल का स्तर बढ़ेगा तो यहां पर आसपास की चीजें भी जलमग्न हो सकती हैं। तो प्राकृतिक जो तट का कटाव होगा वो हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होता है। परंतु यहां पर मछुआरों, लोकल के जो मछुआरे हैं, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन करा है कि भाई इससे क्या होता है, जब भी तट का कटाव होता है तो जाहिर सी बात है वहां पर जो जली पारितंत्र है, अब इस पारितंत्र में दोनों चीजें शामिल हैं, पादप हो गए या जीव जंतु हो गए, तो जो भी जलीय जीव जंतु हैं, मछली आदि, तो उस सब पे इनकी आजीविका निर्भर करती है। तो जब तट का कटाव होता है तो मछलियां वहां पर रहेंगी नहीं, दूर निकल जाती हैं, वो प्रतिस्थापित कर जाती हैं, ठीक है।
तो इस वजह से इन लोगों ने यहां पर क्या करा है, प्रोटेस्ट करा है। तो समुद्री पारितंत्र को तो नुकसान होता ही है। तो यहां पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का आप पोर्ट यहां पर बना रहे हो, बंदरगाह बना रहे हैं, तो उससे आपको राजस्व की प्राप्ति होगी। तो उस राजस्व का यूज कहां पर करोगे आप, उसका कुछ पोर्शन आप क्या करो, ये जिनकी जिनकी यहां पर आजीविका प्रभावित हुई है, आप उनको कुछ रुपए से उनकी मदद करिए, ठीक है। उनके लिए कोई अलग आवास उनको दीजिए। आवास क्यों देना है उनको, क्योंकि देखिए जब यहां पर बंदरगाह बनेगा तो यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या करा जाएगा, उनको प्रतिस्थापित करा जाएगा, यहां से कहीं और ले जाया जाएगा। तो वहां पर उनको आवास दीजिए या उनको उनके लिए कोई रोजगार के साधन मुहैया कराइए। तो इस रेवेन्यू से, इस राजस्व से एक तो पोर्शन ये यहां पर आपको खर्चा करना पड़ेगा, दूसरा पोर्शन आपको यहां पर ये खर्चा करना पड़ेगा कि जो समुद्री पारितंत्र की हानि हो रही है, ठीक है, उस हानि को कहीं पे दूसरी जगह उसके लिए क्षतिपूर्ति आपको देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए यहां पर जो भी पेड़ पौधे हैं, मछलियां हैं, उनका प्रतिस्थापन होता है, तो किसी एक ऐसी जगह पर उस पैसे को खर्च करिए जहां पर हम कृत्रिम रूप से मछलियों को या फिर कृत्रिम रूप से जो पेड़ पौधे हैं उनको हम लगा सकें, जिससे कि समुद्री पारितंत्र का जो नुकसान यहां हुआ है उसकी भरपाई हम कहीं और कर सकें। तो ये यहां पर कहा जा रहा है। ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो 80% कार्गो का ट्रांसफर होगा वो इसी तट से होगा। अब यहां पर बात करी जाती है समुद्री क्षरण की, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इसका असर होता है। अगली न्यूज जो है वो आपको पृष्ठ संख्या 1 पर भी आपको दिखेगा और पृष्ठ संख्या 10 पर भी दिखेगा, इसीलिए मैंने दोनों यहां पर आर्टिकल्स एक साथ ही शेयर कर दिए हैं। इसको आप सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए ये पूरा आर्टिकल जो निकला है, ये हमारे मेंस में जब आप भारत बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में आप लिखोगे ना, तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो कि हमारे उनके बीच में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं। दूसरा, अगर प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में यहां पर जैसे तीस्ता नदी का जो विवाद है या कुशियारा नदी का जो विवाद है, उसके बारे में प्रश्न बन सकता है। तो ये दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अब देखिए आपको पता है कि हाल ही में बांग्लादेश की जो पीएम है, इनका भारत दौरा हुआ है। तो इस भारत दौरे के दौरान टोटल अभी तक 7 समझौते हुए हैं, ठीक है। तो ये 7 समझौते कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो 7 समझौते मैंने आपको बताया था ना कि मुख्य परीक्षा के दृष्टि से आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये ऐसे सॉलिड पॉइंट्स होंगे, फैक्चुअल पॉइंट्स जिसको बोलते हैं, कि केवल आप वहां पर मतलब एक होता है कि फिलॉसफी लिखना, केवल आप फिलॉसफी नहीं लिख रहे होंगे, आप वहां पर बताएंगे कि तथ्यात्मक रूप से। अब देखिए पहला मुद्दा तो यही डिस्कस हुआ है कुशियारा नदी को लेकर, ठीक है। तो इसके पानी के बंटवारे को लेकर जो भी मुद्दा है उस पर समझौता हुआ है। दूसरा समझौता हुआ है कि जो बांग्लादेश के रेलवे कर्मी हैं उनको क्या करा जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा। अब आपको पता है कि जो रेलवे है उसके पास बहुत अधिक टेक्नोलॉजी है, बहुत अधिक ज्ञान है, वो ज्ञान हम लोग इनके साथ साझा करेंगे। और दूसरा, इन्हीं रेलवे कर्मचारियों में किस तरीके से आईटी का यूज ये लोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से भारत सरकार अपने रेलवे में यूज करती है आईटी सिस्टम्स का, तो उसके बारे में भी यहां पर इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरा, जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको भी प्रशिक्षण देगी, उनकी भी क्षमता में निर्माण करेगी। अब आपको पता है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे टॉप के अगर संविधान की बात कर लें या जुडिशरी सिस्टम की बात कर लें तो उसमें भारत का नाम आता है। तो उसी क्षमता को हमें किसको प्रशिक्षित करना है, बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को। अब यहां पर वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग भी दिया जाएगा। तो वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग इंडिया की तरफ से कौन देगा, तो वो हमारा CSIR देगा, जिसको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद बोलते हैं। दूसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी हम इनके साथ सहयोग करेंगे। और तीसरा है प्रसारण के टर्म्स में, जो हमारा प्रसार भारती है और बांग्लादेश का टेलीविजन है BTV, उसके बीच में भी एक समझौता हुआ है। तो ये तो हो गए आपके मुख्य परीक्षा में, आप इन सब पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा में कहां से प्रश्न बन सकते हैं, जिस तरीके से अब कुछ कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जिनके बारे में बात हो रही थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से मैत्री पावर प्लांट, ठीक है। इसकी जो यूनिट 1 है इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें 1320 मेगावाट की, अब ये आप याद होना चाहिए ये किस पे बेस्ड है, पूरी तरीके से कोयले पे बेस्ड है, ठीक है। और इस पे NTPC और बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट बोर्ड है वो दोनों 50-50 का संयुक्त उद्यम है।
इस तरीके के प्रश्न ना प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं कि ये पूछ देंगे कि हाल ही में चर्चा में रही मैत्री पावर प्लांट की यूनिट 1 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दे देंगे और ये कथन में पूरा दे देंगे, 50-50 की जगह हो सकता है 60-40 दे दें, है ना, या 70-30 दे दें। और इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट है ये कोयले से चलने वाला है या फिर इसकी जगह पर कुछ और जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। रूपसा ब्रिज की बात होगी तो रूपसा ब्रिज आपको याद होना चाहिए। ये सारी कनेक्टिविटी जो आप देख रहे हो रेलवे की, जो ये इस तरीके का आप मार्ग देख रहे हैं, तो हमें इस तरीके का भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी डेवलप करनी है। तो रूपसा ब्रिज जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको खुलना प्रांत में देखने को मिलेगा। ये है खुलना प्रांत, इसको ध्यान से देखिए। तो यहां पर आपको रूपसा ब्रिज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका निर्माण भी भारत के सहयोग से हो रहा है। पार्वतीपुर कौनिया रेलवे लाइन, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये आप ऊपर देखिए राधिकापुर जहां पर दिखाई दे रहा है, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। ये राधिकापुर वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, राधिकापुर और बिराल वाला, तो अब राधिकापुर कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो बिराल को जोड़ेगा इससे, ठीक है। ये खुलना प्रांत था। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप मुख्य उत्तर परीक्षा में लिख सकते हैं और प्लस ये आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्या था, कुशियारा की नदी बंटवारे की जो समझौता था उस पे भी समझौता पर हस्ताक्षर करे गए हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, कुशियारा नदी आपको देखनी होगी, ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये देखिए ये क्या है, ये मणिपुर का मैप है, ये हमारा बांग्लादेश का एरिया है, ये मणिपुर का एरिया है। तो यहां पर कुशियारा रिवर देखोगे, मणिपुर में बराक रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है बराक। तो यही बराक रिवर यहां पर देखिए, ये यहां पर क्या हो जाती है, इसी का नाम क्या हो जाता है, कुशियारा। अब इससे दो ब्रांच निकल जाती हैं, एक दूसरी ब्रांच होती है उसका नाम सूरमा होता है और एक ब्रांच को हम लोग क्या बोलते थे, कुशियारा बोल देते हैं। अब यहीं से बांग्लादेश स्टार्ट हो गया है, तो देखोगे ध्यान से तो बांग्लादेश और भारत की सीमा पर ही ये जो नदी है वो नदी बहती है, इस वजह से ये विवादों में रहती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर टोटल नदियों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदियां ऐसी हैं जो जल साझा करती हैं दोनों देशों में। उसी वजह से यहां पर क्या बनाया गया था, संयुक्त नदी आयोग बनाया गया था, जॉइंट रिवर कमीशन, जेआरसी जिसको बोलते हैं। अभी थोड़े समय पहले द हिंदू में आप देखोगे तीस्ता रिवर के ऊपर भी आर्टिकल आया था। अब तीस्ता रिवर के ऊपर यहां पर जो समझौता है उस पर यह कहा गया है कि अभी उस पर आगे बात चल रही है, जैसे ही कुछ आगे न्यूज पता चलेगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। जॉइंट रिवर कमीशन के बारे में पूछा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में 1972 में यह बनाया गया था। दोनों में जो जल मंत्री होते हैं ये बैठ के इस कमीशन में आपस में बातचीत करते हैं। अब जल मंत्रालय की बात करेंगे तो यहां पर याद रखिएगा भारत के संदर्भ में जल शक्ति मंत्रालय हो गया है वो, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा आप। अगला न्यूज आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 12 पर मिलेगा। इसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से होगा। यह ध्यान दीजिएगा यहां पर अंतरराष्ट्रीय नहीं लिखा है, अंतरराज्यीय लिखा है, ठीक है। यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य के बीच में, राज्यों के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में यहां पर चर्चा करी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पुराना केस है SYL। एस से मतलब होता है सतलुज, वाई से यमुना और ये लिंक, ठीक है। तो सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट था, बहुत समय पहले का और बहुत ही विवादित प्रोजेक्ट रहा है भारत के इतिहास में। तो उसके ऊपर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो भी पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस मुद्दे पर आके बैठ के बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाने का त्वरित प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब सब इंपॉर्टेंट ये हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इसको चर्चा में ला दिया, तो ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या ये लोग सीएम बैठ के क्या निर्णय लेते हैं इस प्रोजेक्ट पे, वो जब आगे की न्यूज आएगी तब आपसे चर्चा करी जाएगी। फिलहाल के लिए आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि SYL क्या होता है। अब देखिए SYL की जो शुरुआत होती है ना वो 1955 से ही हो जाती है। अब 1955 में आपको पता था पंजाब राज्य तो था परंतु हरियाणा राज्य नहीं था, ठीक है। तो इस पूरे रीजन को हम लोग पंजाब ही बोल रहे हैं। तो पंजाब में आपको पता होना चाहिए दो नदियां बहुत प्रमुख हैं। एक कौन सी नदी हो गई, सतलुज नदी हो गई, और दूसरी नदी कौन सी हो गई, व्यास नदी हो गई। अब इन दोनों के जल को किस तरीके से बांटा जाएगा इस पे प्रश्न उठा था। अगर 1955 में बात करेंगे ना तो रावी को भी यहां पर इंक्लूड करा गया था। तो जो 1955 में ये बोला गया वो ये बोला गया था कि रावी का जितना भी जल है उसमें से 15.85 MAF, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिलियन हेक्टेयर फीट, ठीक है, इतना रावी और व्यास का जो जल होगा वो शेयर होगा। शेयर का मतलब है बंटवारा होगा, किसके किसके बीच में। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, पहला तो राज्य आ गया राजस्थान, दूसरा राज्य आ जाएगा पंजाब और तीसरा राज्य था जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये मैं 1955 की बात बोल रहा हूं। तो सबसे ज्यादा पोर्शन इसमें राजस्थान को दिया गया था 8 MAF का, उसके बाद पंजाब को
7 पॉइंट समथिंग का दिया गया था, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को सबसे कम था 0.6 का। जम्मू कश्मीर के को इसलिए कम दिया गया था क्योंकि रावी नदी की जहां बात करते हैं, या रावी नदी के अलावा झेलम की बात करो, चिनाब की बात करो, या सिंधु नदी की बात करोगे, तो ये इतनी नदियां जो हैं ये अकेले जम्मू कश्मीर से बहती हैं। तो जम्मू कश्मीर के पास पर्याप्त जल था। इन नदियों का जो जल साझा करना था वो बेसिकली राजस्थान और पंजाब के बीच करना था। ठीक है, अब पंजाब में उस समय हरियाणा भी शामिल है 7.2 के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, डेट आती है 1966। आपको पता होना चाहिए, हरियाणा को पंजाब से अलग करा गया। ठीक है, जब पंजाब से अलग करा गया तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये आई कि जो ये 7.2 रावी और व्यास का इनको मिलता है, इसमें से हरियाणा को भी तो जल मिलना चाहिए। अब हरियाणा को कितना जल मिलेगा, यहीं से ये विवाद शुरू हो जाता है। अब यहां से ही खेल शुरू हो जाएगा, पंजाब वर्सेस हरियाणा। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब देखिए, जब इन दोनों के बीच में इस विवाद का शुरुआत होती है तो पंजाब और हरियाणा में, पंजाब कभी भी नहीं चाहता कि उसका जो जल है वो हरियाणा को मिले। तो अब यहां पर जब ये दो राज्य आपस में विवाद करेंगे तो बीच में किसको आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को। तो जब केंद्र सरकार बीच में आएगी तो 1976 के दौरान ये डिसाइड होता है कि हरियाणा को 7.2 MAF में से, ठीक है, 3.5 MAF, ये फिगर देखिए इंपॉर्टेंट, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है, बट ये याद रख लीजिएगा, बहुत आसान से फिगर है। 3-4 बार आप इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो एक अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना जो 7.2 मैंने आपको बताया, जो यहां पर पूरा पंजाब को मिल रहा था, यहां पर देखिए ध्यान से। ठीक है, तो इस 7.2 में से ये बोला गया कि 3.5 MAF जो है, मिलियन हेक्टेयर फीट जल जो है वो किसको दिया जाएगा, वो हरियाणा को मिलेगा। इसके बाद जो भी जल बचेगा वो किसको मिल जाएगा, पंजाब को मिल जाएगा। अब देखिए मेन दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत को समझो ध्यान से। इस डायग्राम को देखो, ये है सतलज रिवर, और यहां पर देखो, ये मैं भौगोलिक सीमा बना के एक बार आपको दिखा देता हूं। तो ये नीचे का पोर्शन जो है ये है हरियाणा, ऊपर है पंजाब। अब पंजाब में बहती है सतलज रिवर, तो सतलज रिवर का जो जल है वो हरियाणा में आएगा कैसे। तो यहां पर बोला गया कि यहां पर बनाई जाएगी एक नहर, एक कैनाल बनाई जाएगी। ठीक है, वो सतलज रिवर का जो जल है वो लेके हरियाणा में आएगी। अब दूसरी, हरियाणा में एक दूसरी नदी बहती है जिसको यमुना कह रहे हैं। अब चूंकि यमुना का बहुत कम पोर्शन हरियाणा में है, तो उससे जल की प्राप्ति हरियाणा में जितनी होती है वो सफिशियंट है नहीं। तो ये बोला गया कि सतलज से एक नहर निकाली जाएगी और उसको हरियाणा में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इसी को बोल रहे हैं कि सतलज यमुना लिंक। ठीक है, अब सतलज यमुना लिंक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो, जब इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है ना, तो इसमें ये जो टोटल यहां से लेकर आप यहां तक देख रहे हो, इसकी टोटल लेंथ ऐसा बोला गया कि 212 किलोमीटर तक की ये रखी जाएगी। इस 212 के अगर विभाजित कर दें तो 121 किलोमीटर जो है ये पंजाब में ये नहर रहेगी, और 91 किलोमीटर के आसपास ये नहर हरियाणा में रहेगी। ये वाला पोर्शन आप देखो, मैं दूसरे डायग्राम कलर से बताता हूं। ये रेड कलर का पोर्शन जो है, इतना नहर का बनाने का काम किसका है, हरियाणा का है, और ऊपर का जो ये काम है ये किसका है, पंजाब का है। जब इतनी चीजें तय हो रही थी तो उसमें हरियाणा ने क्या करा, अपना ये जो नहर का हिस्सा है वो बनाना स्टार्ट करा, और बहुत जल्दी इस नहर को आराम से बना दिया क्योंकि इनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। परंतु आश्चर्यजनक बात यह थी कि पंजाब ने अपने पोर्शन की जो नहर उसको बनानी थी 121 किलोमीटर की, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, उस पर कोई काम ही इन्होंने स्टार्ट नहीं करा। इससे साफ पता चल रहा था कि भाई जो पंजाब है वो अभी भी इस समझौते को नहीं मान रहा है और अपना पानी हरियाणा के साथ वो शेयर नहीं करना चाहता है। अब जब ये चीज देखी हरियाणा ने, तो हरियाणा के पास एक विकल्प बचेगा, वो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया यहां पर, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 1981 का दौरा चल रहा था। ठीक है, तो 1981 में ये बोला गया कि जो पंजाब है और हरियाणा है और जो राजस्थान है, इन के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। त्रिपक्षीय समझौते में बोला गया कि का जो पानी है उसको बराबर बराबर इस पे क्या करा जाएगा, वापस से रीएलोकेट करा जाएगा। क्योंकि पहले देखिए समझौता किसके बीच में था, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच में। तो इसी को लेकर 1982 की बात करते हैं, तो 1982 कहा जाता है कि प्रॉपरली, अगर SYL प्रोजेक्ट की बात करूं मैं आपसे कि कब से स्टार्ट माना जाता है, तो वो 1982 से स्टार्ट माना जाता है। इस टाइम आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी। बट तब भी पंजाब ने इस बात को भी नहीं एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हम नहीं अपना शेयर करना चाहते हैं, और उल्टा विरोध और करने लगा। अब आपको पता है कि ये वही दौर था 80-85 वाला, जब पंजाब के अंदर कितनी ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बात करें या हमारे इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी इनकी हत्या की बात करें, तो ये वही दौर चल रहा था।
तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा हिंसक गतिविधियां पंजाब के अंदर देखने को मिली। अब उसके बाद कौन आएगा? प्रधानमंत्री राजीव गांधी आएंगे। तो जब राजीव गांधी सत्ता संभालेंगे तो 1985 के दौरान एक समझौता होता है, एक एकॉर्ड होता है। इसका नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, लोंगोवाल एकॉर्ड। ठीक है, लोंगोवाल। तो उसमें ये साफ साफ बोला गया कि पंजाब को अपना जो ये नहर के हिस्से का काम है इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है और फिर ये जो नहर है इसको स्टार्ट करना है। तो इन्होंने क्या करा, पंजाब ने हालांकि ये काम स्टार्ट करा और बड़े आश्चर्यजनक रूप से 90% तक काम इन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया। जब 10% काम इनका बचा था ना, तब यहां पर अचानक से पंजाब में फिर से इस चीज का विरोध होने लगा। अब जो विरोध हुआ ये और भी ज्यादा हिंसात्मक हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस कैनाल में जो इंजीनियर्स लगे थे, तो 2 इंजीनियर्स की हत्या कर दी गई, प्लस 35 के आसपास जो लेबर्स थे यहां पर जो काम कर रहे थे उनको भी मार दिया गया। इतनी भयावह जब घटना हो गई, फिर उसके बाद से ये काम जो था यहां पर ये रुक गया। अब दौर आता है 1996 का। ठीक है, 1996 में हरियाणा जो था फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी फाइल पिटिशन करता है, बट पंजाब ने फिर से यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया और यहां पर ना ही इन्होंने हरियाणा के साथ बैठ के इस पर कोई बातचीत करी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया, कई बार ऑर्डर दिया, 2002 की बात करें, 12 की बात करें, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बट यहां पर कोई भी एक्शन पंजाब विधानसभा के द्वारा नहीं लिया गया। उल्टा यहां पर पंजाब विधानसभा ने कई बार एक्ट पारित करे हैं। किस चीज के एक्ट? एक बार तो इन्होंने एक्ट पारित करा था, उसमें यह पारित कर दिया था अपनी विधानसभा में कि जो भी एग्रीमेंट इनके रहे हैं वो एग्रीमेंट क्या हो जाए, रद्द हो जाए। परंतु ऐसे तो एग्रीमेंट रद्द नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हरियाणा शामिल है, राजस्थान शामिल है, और सबसे बड़ी बात है केंद्र सरकार के मध्यस्थता में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस जो एक्ट को पारित करा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया, है ना। तो ये कहानी तब से चली आ रही थी और आज 2022 तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। अगर आप इसकी गूगल इमेज देखेंगे ना, तो ऐसे नहर बनी हुई है और उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह पेड़ पौधे ऐसे आसपास लगे हुए हैं। इस तरीके का वहां पे दृश्य आपको देखने को मिलेगा और आज तक ये जो नहर है ये ऐसे ही सूखी पड़ी हुई है। हरियाणा को अभी तक का कोई पानी का लाभ इससे नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो ये था पूरा SYL प्रोजेक्ट। अगला न्यूज आपको मिलेगी प्रश्न संख्या 12 पे, जिसका संबंध तृतीय प्रश्न पत्र से है और यहां पर भी हम लोग पर्यावरण की चर्चा करेंगे। अब देखिए यहां पर ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक प्रोग्राम भारत सरकार ने स्टार्ट करा था 2019 में। उस प्रोग्राम का नाम था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसका लक्ष्य यह था कि आने वाले 5 वर्षों में अर्थात 2024 तक जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ना, PM 2.5 और PM 10, इन दोनों कणों को याद रखिएगा। इन 2 कणों को क्या करना है, 20 से 30% तक की इसमें क्या करनी है, कमी करनी है। अब 20 से 30% तक की जो कमी करनी है, तो अब ये कैसे नापोगे आप कि कितनी कमी हुई है? तो कोई ना कोई आधार वर्ष आपको चुनना होगा। तो 2017 को आधार वर्ष नापा गया कि अगर 2017 में मान लीजिए 100 पार्टिकुलेट मैटर थे, तो इनमें इसको कमी कितनी करनी है, 70 से 80 पे लाना है 5 वर्षों में। ये प्रोजेक्ट का पूरा हिस्सा था। दूसरा, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते समय जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय था उसने ये कहा, हम लोग भारत के, एक इतना बड़ा भारत विशालकाय देश है, ठीक है, इस इतने बड़े देश के लिए हम लोग जो योजनाएं लाते हैं, तो सारे देश में ये योजना जो होती है उसका इतना अच्छा आउटपुट हमको देखने को मिलता नहीं है। तो क्यों ना राज्यों के स्तर पे, और राज्यों के स्तर पे भी, और नीचे जाके शहरों के स्तर पे ऐसी योजनाओं को लागू कराया जाए। तो यानी कि अगर हर शहर अपने आप स्वच्छ होगा तो वो पूरा राज्य स्वच्छ होगा, अगर राज्य स्वच्छ होगा तो हमारा देश स्वच्छ होगा। तो ये एक तरह से देखा जाए बॉटम अप अप्रोच थी, यानी कि नीचे के स्तर पे काम करिए, आपको उसका परिणाम नेशनल लेवल पर देखने को मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सही अप्रोच थी। दूसरा, यहां पर इन्होंने उदाहरण भी दिया कि भाई बीजिंग को देखिए, सियोल को देखिए, तो इन सब शहरों ने भी यही अप्रोच को अपनाया और अपने आप को स्वच्छ करने की कोशिश करी। तो ये कार्यक्रम का मेन जो इसके पीछे मोटिव था वो ये था। ठीक है, इतनी चीज समझ में आती है। परंतु अब जाके जब इस कार्यक्रम को देखा गया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इस कार्यक्रम में के थ्रू जो हमारे शहर थे उसमें कितनी प्रगति हुई है, तो ये प्रगति जो थी, ऐसा राइटर कहते हैं कि ना के बराबर हुई है। अर्थात यहां पर ऐसा बोला गया कि 102 प्रदूषित शहर थे, ये तो 2019 के थे। अभी अगर टोटल शहरों की बात करूं तो 132 शहर इसमें रजिस्टर्ड हो चुके थे। तो इन 132 रजिस्टर्ड शहर में केवल 14 ऐसे शहर देखे गए हैं जहां पर मात्र 10% का एक ड्रॉप देखा गया है PM पार्टिकल्स में।
ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है। अगली न्यूज देखिए, प्रश्न संख्या 10 पर आपको मिलेगी, जो आपके सेकंड पेपर से यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपकी हेल्प करेगी। यहां पर इस पूरे आर्टिकल का एक मैं आपको सार बताता हूं। ये अभी अभी के लिए देखिए मंत्री स्तर की बैठक चल रही है। अब इसमें जो भी डिसीजन आएंगे उनके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए क्या है वो मैं आपसे आपके साथ शेयर करता हूं। क्वाड की जो मंत्री स्तर की मीटिंग हो रही है, तो उसमें डिस्कस हुआ है क्या। यहां पे लिखा हुआ है, हेडिंग पढ़ोगे आप, कोविड वैक्सीन को लेके। अब कोविड वैक्सीन को लेके क्या यहां पर डिस्कस हुआ है, आपको पता होना चाहिए। क्वाड की वैक्सीन पहल थी जिसको बोलते हैं क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। जब क्वाड की सबसे पहली मीटिंग हुई थी 2021 के दौरान, तब इस पहल को स्टार्ट करा गया था। इस पहल में यह बोला गया था कि जो भी एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसमें 1 बिलियन खुराक कोविड वैक्सीन की हमको उत्पादन करना है और उसको वितरित करना है। अब ये कैसे करा जाएगा, अब आपको पता होना चाहिए क्वाड के बारे में। इसमें क्वाड का मतलब ही हो जाता है 4 चीजें हैं कोई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हमारा प्यारा भारत, ये मिलके क्वाड बनाते हैं। तो अब ये जो वैक्सीन है इसका 1 बिलियन का उत्पादन कैसे करा जाएगा, इसमें यह बोला गया कि जो यूएसए है वो अपनी तकनीक को साझा करेगा, जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहां पर रॉ मटेरियल की बात करें, कच्चे पदार्थ की बात करें, तो उसका काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया के पास है। जापान की बात करें तो जापान इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा यानी कि वित्त की सहायता करेगा। इंडिया अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग करेगा, अपनी फैक्ट्रीज की बात करें, अपने मानव पूंजी की बात करें तो ये करेगा। तो इस तरीके से क्वाड जो है वो 1 बिलियन खुराक बनाएगा। अब जो ये लक्ष्य था, इस आर्टिकल में राइटर कह रहे हैं कि यहां पर जो क्वाड में डिस्कस हुआ है मीटिंग में, वो हुआ है कि क्वाड की वैक्सीन जितना हमने डिसाइड करी थी उतना हम उत्पादन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर चर्चा हुई कि हमने अपनी जो ये पहल थी इसको अभी तक साकार रूप नहीं दे पाए। 2022 चल रहा है और 2022 में एक इन्होंने लक्ष्य और थोड़ा सा बढ़ा के 1.3 बिलियन कर दिया है, जबकि उसका उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है। इसका फायदा चाइना को मिल सकता है इस पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। क्यों? चाइना जो है उसने जो वैक्सीन बना के अभी किसी दूसरे देश को वैक्सीन चाहिए और क्वाड की तरफ से वो मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा देश इंतजार करेगा कि क्वाड जब मैन्युफैक्चर करेगा तभी हम लेंगे, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो सीधा संबंध इसका किससे आ जाता है, मानव के स्वास्थ्य से। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके नागरिकों को इस चीज का इंतजार करना पड़े। तो चाइना यहां पर एक एडवांटेज ये ले सकता है कि भाई वो अपने क्षेत्र में बनाई हुई जो वैक्सीन है उनका निर्यात कर दे और यहां पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर दे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो ये इस पूरे आर्टिकल में राइटर बता रहे हैं। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी मीटिंग हो रही है, तो अब आगे जो भी मुद्दे डिस्कस होंगे तो जाहिर सी बात है अब हिंदू के आर्टिकल्स में इन पे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आर्टिकल जरूर आना है। यहां पे क्वाड के बारे में जान लेते हैं। तो क्वाड मैंने आपको बताया कि पहली चीज जान लीजिएगा, ये एक इनफॉर्मल समूह है। ठीक है, अनौपचारिक समूह, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ऐसा कोई सचिवालय टाइप का इसका ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया है। किसका ये ब्रेन चाइल्ड था, तो शिंजो एबे जो पूर्व प्रधानमंत्री जापान के, तो 2007 के दौरान इन्होंने ऐसा सोचा था कि ये चारों देश मिलकर और एशिया पैसिफिक को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कंट्रोल में यहां पर सकारात्मक शब्द है कि मतलब यहां पर जो चाइना का जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, तो उस प्रभुत्व को कम करने के लिए ये चारों देशों को एक साथ आना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया यहां पर काफी समय के बाद ज्वाइन होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना का बहुत ज्यादा प्रेशर था। चाइना का एक प्लस दूसरा, चाइना की बहुत सारी कंपनीज ऑस्ट्रेलिया में थी, तो एक यहां पर दबाव बनाया गया था चाइना के द्वारा, परंतु बाद में ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। अब देखिए कुछ विविध न्यूज पे नजर डालते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है यहां पर हिल्सा फिश की तरफ से। ये हिल्सा फिश क्या है? अब देखिए ऐसा प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देते हैं चूंकि पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो जैव विविधता यहां पर आ जाती है। अब हिल्सा फिश जो है ये क्या हुई है, अब जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनका भारत दौरा हो रहा है, तो इस दौरे के दौरान यह भी देखा गया कि जो हिल्सा फिश है इसको भारत में दोबारा यहां पर क्या करा जा रहा है, आयात इसका करा जा रहा है। अब आप बोलोगे दोबारा आयात का क्या मतलब है, तो दोबारा आयात का मतलब है कि 2012 में इस हिल्सा फिश को क्या कर दिया गया था, बांग्लादेश ने आयात करने से मना कर दिया था, बैन लगा दिया था, परंतु अब इसकी 8.5 टन इतनी बड़ी खेप भारत को दोबारा मिली है और ये सबसे पहले कहां पर आई है, कलकत्ता में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकते हैं कि हिल्सा फिश जो चर्चा में थी वो किस देश से बिलोंग करती है, तो ये देखिए वैसे तो बे ऑफ बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, परंतु
ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये सॉल्ट वाटर फिश है। सॉल्ट वाटर का मतलब है कि जो लवण युक्त जल होता है उसमें रहना पसंद करती है। देखिए, दूसरा न्यूज वॉस्टॉक के बारे में है। वॉस्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये यहां पर रशिया में हो रही है। कई सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब यहां पर एक तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि वोस्टॉक क्या है, ठीक है, तो ये तो आप बता लोगे। यहां पर ना एक नाम इस आर्टिकल में आया है कुरील आइलैंड का। कुरील आइलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये जापान और रशिया के बीच में विवादित एक द्वीप रहता है। यहां पर क्या होता है, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में एक तो आर्मी की एक्सरसाइज होती है प्लस नेवी की भी एक्सरसाइज होती है। तो इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्यों? देखिए, जापान को जब इसका निमंत्रण दिया गया तो जापान ने पूरी तरीके से मना कर दिया वोस्टॉक में आने का, क्योंकि जापान ने रशिया से बोला था कि आप जापान सी में, जो जापान सागर है, वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये यहां पर मत करो, क्योंकि यहां पर कई सारे द्वीप ऐसे हैं जो विवादित हैं हमारे और आपके बीच में, तो आप उनको अपना समझ के यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हो। तो जापान इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसी को देखा देखिए, अब चूंकि क्वाड में इंडिया और जापान दोनों ही देश आते हैं, प्लस हमारे जापान के साथ जो संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रशिया के साथ संबंध खराब है। परंतु यहां पर हमने आर्मी तो भेजी अपनी वॉस्टॉक में, परंतु नेवी को नहीं भेजा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत बांग्लादेश संबंधों में नवीनतम घटनाओं पर समालोचनात्मक परीक्षण करना है। दूसरा प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज यमुना लिंक जैसे जल बंटवारे समझौते आमतौर पर राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं और इसलिए लागू नहीं होते हैं। क्या आपको लगता है कि नदी के पानी का बंटवारा जमीनी वास्तविकताओं और भौगोलिक कारकों पर आधारित होना चाहिए? दोनों ही प्रश्न बहुत सरल मैंने आपसे पूछे हैं, तो दोनों को लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। हाल ही में एक वैक्सीन बहुत चर्चा में आई है जिसका नाम है सर्वावैक, ठीक है। इस वैक्सीन के बारे में बताइएगा कि ये वैक्सीन क्या है, किस चीज में मदद करेगी। दूसरा प्रश्न आज का रहेगा, एंटी रेडिएशन पिल्स। एंटी रेडिएशन पिल्स ये क्या होती हैं और हाल ही में ये क्यों चर्चा में आई? दोनों ही करंट के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, अगली आने वाली प्रारंभिक परीक्षा में दोनों से ही प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। मैं आशा करता हूं आज का जो सत्र है वो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको आज का सत्र अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले द हिंदू के सत्र में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।